नमस्कार मित्रों। हेडिंग डाल दीजिए प्रत्यय और परिभाषा लिखिए। ये लिखना ही नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो लिखना है। ये तो लिखना ही नहीं, ये लिखना है। हाँ, प्रत्यय हेडिंग डालिए और लिखिए परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्द की रचना करते हैं। नवीन शब्द की रचना करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे और यहां इस तरीके का लिख दीजिए, पढ़ प्लस आई और बराबर बन जाएगा पढ़ाई। पढ़ प्लस आई पढ़ाई, ऐसा लिखना आपको। पढ़ प्लस आई पढ़ाई। तो ये जो पीछे लगा हुआ है ये हमारा कौन है? प्रत्यय। ये कौन है? प्रत्यय। और ये क्रिया का मूल रूप है जिसे हम धातु कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां एक नोट लिखिए। प्रत्यय को हम 3 प्रकार से पहचान सकते हैं। प्रत्यय को हम 3 प्रकार से पहचान सकते हैं, जो निम्नानुसार है। उत्तर आपकी स्क्रीन पर। पहला बिंदु लिखना, उसमें अंतिम मूल ध्वनि को स्वर रहित मानना। अंतिम मूल ध्वनि को स्वर रहित मानना, ये जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा लिख लीजिए आप। हेडिंग डाल देना, अंतिम मूल ध्वनि को स्वर रहित मानना। अंतिम मूल, हाँ ये सारे उदाहरण लिखोगे तभी ना। अंतिम, हाँ ये उदाहरण लिखना। लड़का, लड़की, लड़कियां, लड़के, फिर लड़क। कल पढ़ाया मैंने, लड़क प्लस ई और लड़क प्लस आ, लड़क प्लस ई आ, इस तरीके से शब्द बनेंगे। लिख लिया सभी ने पहला बिंदु? चलिए दूसरा लिखिए, अंतिम वर्ण को प्रत्यय मानना या अंतिम वर्ण प्रत्यय की भूमिका में। दूसरा बिंदु है अंतिम वर्ण को प्रत्यय मानना या अंतिम वर्ण प्रत्यय की भूमिका में।
हाँ जी, हाँ उदाहरण लिखने हैं। अनुज, अग्रज, पूर्वज, जलज, नीरज, पंकज, सरोज। अब इसके अंदर जो जो लास्ट में आ रहा है, हमारा लास्ट में कौन आ रहा है वर्ण, ये ज आ रहा है, ये ज आ रहा है, ये ज आ रहा है, ये ज, ये प्रत्यय। तो अंतिम वर्ण प्रत्यय मिलेगा आपको, वो उदाहरण है ये सारे। इधर भी देखो, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, ये ज्ञ प्रत्यय, अज्ञ, नीतिज्ञ। इस तरीके से यहाँ ये सब अंतिम वर्ण जो है वो प्रत्यय की भूमिका में होगा। ऐसे खूब सारे उदाहरण मिलेंगे, हम खूब पढ़ेंगे उदाहरण आगे। क्या हुआ? यहाँ आके बढ़ा ले, शर्म आती है तेरे को? तो मुझे ऑर्डर देगा कि भाषा तो यही है कि सर इसकी स्पीड बढ़ा दो। नहीं, बुरा नहीं, कुछ मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इतनी आपको स्वतंत्रता है, अगर आपको लग रहा है आकर के यहाँ कुछ भी थोड़ा सा बाहर जाके बोल भी आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे आदेशित करना वो थोड़ा सही नहीं है। चले आगे। अंतिम वर्ण प्रत्यय की भूमिका में, ये हमें ध्यान रखना है। हाँ नीरज। नहीं, ये तो नीर जल है ना, पढ़ाया था ना मैंने। तो नीर तो मूल शब्द हो गया, नीर नीर तो जल को कहते, उसमें वो अलग कंसेप्ट है बेटा, वो नीर उपसर्ग है। ये नीरव में नीर उपसर्ग है और रव मूल ध्वनि है। तो यहाँ प्रत्यय की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, उपसर्ग की हो रही है। और नीरज में नीर जल को कहते हैं। पानी में जन्म लेने वाला कौन है, कवल। तो यहाँ नीर तो मूल शब्द है, ज प्रत्यय। क्लियर हो गया? चलिए तीसरा लिखिए बिंदु, अंतिम शब्द प्रत्यय की भूमिका में। अंतिम शब्द प्रत्यय की भूमिका में। अंतिम शब्द प्रत्यय की भूमिका में गीतकार, संगीतकार, चित्रकार, पत्रकार, शिल्पकार, नाटककार। एक दो उदाहरण लिख लो बस, बाकी ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, हम आगे इसको पढ़ेंगे। कंप्लीट। गर्मी लग रही है, सबसे पहले जैकेट खोल। गलत नहीं था। अरे तो मैं भी गलत नहीं हूं, मैं बता रहा हूँ। तो अब देख, ओहो कितना गर्म हो गया, रेगिस्तान में ऊंट गर्म। पंखे के नीचे बैठ जाओ, आजा। तुम सही है लेकिन जो, हाँ भाषा सही नहीं बस। और हिंदी वाले से फिर बात करते हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किधर है इसके पंखे का भाई बटन?
सब घुमा देता हूँ, लो चीख चीख करके हवा खाओ। ओके, ऐसे चालू करवाए, अब तो ठीक है। और किसी को अगर ठंड लगे तो बोल देना, हाँ तो मैं स्वेटर खोल के दे दूंगा उसको। ठीक है, हाँ ये लिख लिया, चलो ये कंप्लीट। ओके, अब पैराग्राफ छोड़ दो, लाइन छोड़ दो, और अब वहां पर लिखिए, हेडिंग डालिए प्रत्यय भेद। हेडिंग डालिए, पैराग्राफ छोड़ दीजिए, लाइन छोड़ दीजिए, और प्रत्यय भेद। ठीक है, और इसको कुछ भी नहीं करना है, जैसा मैंने लिखा पहले समझ लीजिए इसको किस तरीके से लिखना है। प्रत्यय के दो भेद मैंने पढ़ाए थे। पहला कौन सा है? कृत प्रत्यय। दूसरा कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। क्रिया में लगने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगने वाले को तद्धित प्रत्यय। यहां तक बात समझ में आ गई? क्रिया प्लस प्रत्यय से क्या बनेगा? कृदंत। कृदंत का मतलब क्या हो गया? क्रिया प्लस कृत प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें, संज्ञा में अगर प्रत्यय जुड़ा है तो वो जिससे अंत होता है वो क्या कहलाता है? तद्धितांत। तद्धितांत कैसे बनते हैं? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण प्लस तद्धित प्रत्यय। फिर उसके बाद आपको नीचे ये इसके जो भेद है, उपभेद। कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5। और तद्धित प्रत्यय के कितने हैं? 7 भेद है। वो ये लिखने, तो इसलिए पूरा एक पेज देख लेना कितनी जगह। और ये 5 है हमारे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसी तरीके से यहाँ हमें कितने मिलेंगे? 7। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक। कर्तृवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, पूर्णता बोधक, स्त्रीवाचक, संबंधवाचक। इस ऊर्णता बोधक को हम लघुता बोधक भी कहते हैं। लघुता बोधक। हो सकता है पेपर सेटर आपको ऊर्णता शब्द न दे करके लघुता बोधक भी दे दे। चलिए, तो सबसे पहले प्रत्यय भेद, और ये लिख लीजिए आप।
कृदंत शब्द कैसे बनेगा? कृदंत क्रिया प्लस कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5। तद्धित के कितने? 7। हो गया? लिख लिया ये? पुरानी कॉपी है? नहीं है? है? किसके? कौन और कौन है? पुराने वाले कौन है हमारे? है? हो गया कंप्लीट? 5 भेद संख्या लिख दो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 और एक तरफ 1 2 3 4 5 6 7 तक। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, कल मैं पेन ड्राइव लेके आऊंगा तो एक बार इस स्क्रीन में डाल देना। ठीक है, डेस्कटॉप पे लेना ताकि डेली अपन इस पर बात कर लेंगे। हाँ नहीं, मैं रीड करता रहता हूँ। टेस्ट में तो उपसर्ग आएंगे आगे। कृत के भेद है, ये तद्धित के भेद है। हो गए? सभी लिख लिए होंगे ये? लघुता, हाँ लघुता बोधक। सातवां, 1 2 3 4 5 6 7वां अपत्यवाचक। अपत्य ऐसे लिखेंगे, अपत्य। ये इसी का ही नाम है। ऊर्णता बोधक का दूसरा नाम क्या है? लघुता बोधक। ये इसको आप अलग से मत मान लेना, 3 और 8 हो जाएंगे नहीं तो। स्त्रीवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, कर्तृवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, ऊर्णतावाचक, स्त्रीवाचक और संबंधवाचक और अपत्यवाचक। टोटल 7 हो गए। अपत्य का मीनिंग होता है संतान, संतति, औलाद। इस पर बात करेंगे हम बाद में। ठीक है, हो गए? 7 लिख लिए? ओके, अब कॉपी बंद कर लो, अब आपको लिखना नहीं है, बस ये काम हो चुका आपका। ये बाकी है अभी तक, लिख लीजिए एक बार। कंप्लीट है सबके? और कितने जने बाकी रह गए लिखने में?
बहुत धीरे लिख रहे हो, फास्ट लिखो थोड़ा। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो याद हो जाने चाहिए, है ना। 5 और 7 है, यही है प्रत्यय का पूरा सार, यही है। 12 बिंदुओं पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप कॉपी बंद कर लो आराम से, क्योंकि अब जब हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो प्रत्यय का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है उसको क्लियर कर लेते हैं। देखो अभी 12 में से एक भी प्रत्यय नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं आज उन पर बात नहीं करूंगा। अभी मैं सिर्फ उन प्रत्ययों पर बात करूंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा गया है प्रत्यय, उसी पर मैं बात करूंगा। फिर आपका इसमें टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो देखिए जिस प्रत्यय की मैं बात कर रहा हूं वो प्रत्यय है प्रत्यय समान। अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है ये? एक प्रत्यय, ठीक है, एक प्रत्यय। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है। एक प्रत्यय जब भी लगता है तो किसी भी शब्द का जो प्रारंभिक स्वर होता है उसमें वृद्धि करता है। एक नहीं, दो नहीं, 4 जगह ये परिवर्तन करवाता है। अगर प्रारंभिक स्वर और आ है तो वो बदल जाता है आ में। किसमें बदलेगा? आ में। अगर प्रारंभिक स्वर ई या बड़ी ई है या ए है तो ये बदल जाता है आई में। अगर प्रारंभिक स्वर उ या बड़ा ऊ या प्रारंभिक स्वर अगर ओ है तो ये बदल जाएगा औ में। और प्रारंभिक स्वर अगर री है तो ये बदल जाता है आर में। किसमें बदलता है? आर में। देखिए ये प्रत्यय जब लगता है तो इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखनी, ज्यादा दिमाग में कुछ नहीं लगना। पहले तो जो शब्द मिले उस शब्द का पहला अक्षर क्या है वो देखना। दूसरा काम ये करना उसका अंतिम अक्षर जो है उसके अंदर स्वर को काल्पनिक रूप से आपको गायब मानना है। ये इक का सामर्थ्य, इक की ताकत है। ये जिसके साथ जुड़ता है उसका अंतिम स्वर ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। जैसे रामायण में बाली और सुग्रीव की कहानी आपने सुनी होगी, तो नहीं सुनिए, थोड़ी बता लेता हूं जिसको नहीं पता। बाली और सुग्रीव, तो बाली को भगवान ने ताकत दे रखी थी। ताकत ये दे रखी थी तुमसे जो भी युद्ध करने आएगा उसकी आदि शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ये उसके अंदर सामर्थ्य था। भगवान राम भी बाली से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाए, छल से युद्ध हुआ, पता आपको। तो ये प्रत्यय भी ऐसा ही है। ये जब लगता है तो सामने वाले की शक्ति को कम कर देता है, अर्थात अंतिम जो वर्ण होता है उसका स्वर क्या कर लेता है? गायब कर लेता है। काल्पनिक रूप से आपको उसमें है ही नहीं ये मानना है, उससे आधा मानना, तो ऑटोमेटिक सारी बात क्लियर हो जाएगी। प्रारंभिक स्वर अगर अ है तो आ में बदलेगा, आ है तो आ ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ई है आई में बदलेगा, बड़ी ई है तब भी आई में बदलेगा, ए है तब भी आई। इसका मतलब होता है 2 मात्रा। ओ है किसमें बदलेगा? औ में। और री है किसमें बदलेगा? आर में। मैं एक एक को उदाहरण से ही समझाता हूं पहले ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले सबसे सरल है उसको क्लियर करते हैं, जो परंपरागत है हम खूब पढ़ते हैं। ये एक शब्द है समाज। क्या शब्द है? समाज। और प्रत्यय क्या लग रहा है? एक। पहले एक प्रत्यय को छोड़िए, हम बात करते हैं गुण संधि की। नर धन ईश क्या बनता है? नर धन इंद्र क्या बनता है? क्यों बनता है? क्योंकि अ के बाद कौन आता है? ई। हिसाब से देखो अ के बाद ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये समाजेक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गुण संधि रूल के अनुसार। तो परंतु अब वो संधि का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि प्रत्यय कौन लगा हुआ? एक। एक प्रत्यय लगता है संधि का नियम तक खत्म हो जाता है। आप देखिए इतनी इसके अंदर सामर्थ्य, इतना ताकत है, यूं कह सकते इतनी ताकत है। तो अब इसमें होगा क्या? अब हमें काम करना, प्रारंभिक वर्ण कौन है? स। स में कौन सा स्वर आ रहा है? अ। तो अ किसमें बदलेगा? आ में। और यहां अब इस ज को मानना है आधा, तो अब इसमें ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? जी। तो ये बन जाएगा समाज में इक लगा तो क्या बना? सामाजिक। तो यहां परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे आपको कि सामाजिक में मूल शब्द बताओ, तो आपको कहना पड़ेगा समाज। समाज में एक लगा तो क्या बना? सामाजिक। और आपको एक प्रत्यय लगा करके शब्द भी पूछे जाएंगे, जो मैं दोनों प्रकार के टेस्ट लूंगा। ये सारे पढ़ाने के बाद कल लूंगा, कल पीपीटी के माध्यम से टेस्ट लूंगा,
ठीक है, पेन ड्राइव में मैं लेकर के आऊंगा, तो वो सारे टेस्ट आपसे किस तरीके से शब्द बनेंगे नहीं बनेंगे इस पर अपन बात भी करेंगे। तो समाज में एक लगा क्या बना, सामाजिक। इसी तरह एक शब्द है मध्यम, उसमें एक लगेगा क्या बनेगा, माध्यमिक। प्रथम में एक लगेगा तो प्राथमिक। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर आ है तो वो आ ही रहेगा। जैसे देखिए ये है मास और प्रत्यय क्या लग रहा है, एक, तो आ है तो आ ही रहेगा और ये बन गया मास। आगे बात समझ में, एक प्रत्यय लगने से ये परिवर्तन, मास में एक लगा क्या बन गया, मास। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं छोटी ई का उदाहरण लेते हैं। जैसे ये एक शब्द है दिन, क्या लिखा हुआ है ये दिन, प्रत्यय क्या लगेगा, एक। ई प्रारंभिक स्वर ही देखना, ज्यादा दिमाग लगा। ई किसमें बदलेगा, आई में, और ये दिन में एक लगेगा क्या बनेगा, दैनिक। क्या बनेगा, दैनिक। मात्रा बड़ी हो जाएगी, दो मात्रा हो जाएगी। दिन में एक लगा दैनिक। तो मुझे बताओ विवाह में एक लगेगा तो वैवाहिक, शिक्षण में एक लगेगा तो ई किसमें बदल रहा है, आई में। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं बड़ी ई का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये एक शब्द है नीति, क्या शब्द है, नीति। प्रत्यय क्या लगेगा, एक। प्रारंभिक स्वर बोलो ई आई में बदलेगा क्या बनेगा, नैतिक, अक्षरा वाला नैतिक। ठीक है, नीति में एक लगा क्या बना, नैतिक। ई आई में बदल गया। अब बात करें ए किसमें बदलेगा, आई में। जैसे हम बात करें ये एक शब्द है सेना, प्रत्यय क्या लगेगा, एक। बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा सैनिक। सेना में एक लगेगा तो सैनिक शब्द बनेगा। तो मुझे बताओ एक शब्द है वेतन, वेतन में एक लगेगा तो वैतनिक। क्या बनेगा, वैतनिक। इस तरीके से एक इसमें बदल रहा है आई में। अब बात करते हैं ऊ किसमें बदलेगा, आउ में। जैसे देखिए ये एक शब्द है मुख, क्या शब्द है, मुख। प्रत्यय क्या लग गया, एक। ऊ बदलेगा आउ में तो क्या बनना चाहिए, मौखिक, दो मात्रा आएगी। अब कोई ये सवाल करे सर मौखिक में मैं एक लिखूं मात्रा दो, ये सवाल कभी आना ही नहीं चाहिए दिमाग में, क्योंकि एक प्रत्यय लग रहा है तो एक मात्रा नहीं आएगी, दो ही आएगी। सर वेतनिक में कितनी मात्रा लिखूं, दैनिक में कितनी लिखूं, नैतिक में कितनी लिखूं, तो एक प्रत्यय लगेगा तो मात्रा में वृद्धि हो रही है, वो दो ही लिखेगा, क्योंकि ई किसमें बदलेगा, आई में। ऊ किसमें बदलेगा, आओ में। इसी प्रकार एक शब्द है उद्योग, उसमें एक लगेगा क्या बनेगा, औद्योगिक। क्या बनेगा, औद्योगिक बनेगा। खूब सारे उदाहरण लेंगे, टेस्ट लूंगा मैं आपका। ठीक है, तो अब बड़े ओ की बात करें। जैसे देखिए ये एक शब्द है मूल, क्या शब्द है, मूल। प्रत्यय क्या लगा, एक, और क्या बनेगा, मौलिक। इस तरीके से मूल में एक लगने से क्या बना, मौलिक, दो मात्रा आएगी। ठीक है, अगली बात करें औ की, ओ औ में बदलेगा। जैसे देखिए ये एक शब्द है योग और प्रत्यय लगेगा एक, क्या बनेगा, और ये बन जाएगा यौगिक। क्या बनेगा, यौगिक। इसी प्रकार से लोक में एक लगाओ, लौकिक, दो मात्रा हो जाएगी। चलिए अब बात करें अंतिम, ये थोड़ा कठिन है, इसको समझना, टेस्ट लूंगा मैं। री बदलेगा आर में, ये है, क्या लिखा हुआ है, ये है। अब इसके अंदर ये री कहां है, प्रारंभिक स्वर वो ये ह के अंदर री लगा हुआ है। अब यहां एक शब्द है ये रिद और प्रत्यय लगेगा एक, तो ह में री लगा हुआ है, री किसमें बदलेगा, आर में। तो आ की मात्रा ह में लगेगी, क्या बनेगा, आ, और ये री इधर, र इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, हार्दिक। हम कई बार बोलते हैं मेरी हार्दिक इच्छा है, यानी हृदय यानी हार्ट, हृदय, हृदय से। हार्दिक का मतलब क्या होता है, हृदय से शुभकामना देना। हार्दिक शुभकामनाएं का मतलब है हृदय से शुभकामना देना। तो हृदय का अर्थ क्या हो गया, हृदय, हार्ट। ठीक है ना, तो हार्दिक का मतलब यही होता है, हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित। हृदय से की बात की जाती है तो उसको हम इस तरीके से, तो एक प्रत्यय लगता है तो मेजर कितने परिवर्तन होते हैं, चार। अ किसमें बदलेगा, आ में। ई ए किसमें बदलेगा, आई में। ओ किसमें बदलेगा, और रे किसमें बदलेगा, आर में। अब देखिए ये नियम हमने पढ़ लिया।
लेकिन इस नियम का अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम कई शब्द गलत पढ़ रहे हैं और कई शब्दों में अभी भी गलती कर रहे हैं। उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी। वो क्या है, कौन कौन से शब्द है जिस पर बात करें। देखो, क्या लिखा है ये, चमत्कार। कौन सा शब्द शुद्ध है? अब तो आप बता ही लोगे, लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, कभी आपने चमत्कारिक शब्द सुना क्या? नहीं। हमने एक ही शब्द सुना है, चमत्कार। और ये बोलते भी हैं, लिखते भी है। कई जगह पर आपने तो देखा होगा, ये एक चमत्कारिक मंदिर है, बाबा जी की चमत्कारिक बभूति से उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कहते नहीं कहते? और एक चमत्कारिक मंदिर है, चमत्कारिक बाबा है, दर्शन करके आ जाओ। चमत्कारिक शब्द नहीं होता, चमत्कारिक होता। लेकिन ये कभी हमने न बोला है न कभी लिखा है। विराट कोहली के चमत्कारिक प्रदर्शन से इंडिया जीत गई, ऐसा ही बोला जाएगा। चमत्कारिक कभी काम में नहीं लिया जाता, जबकि होना चाहिए चमत्कार में इक लगने से क्या बनता है, चमत्कारिक। इसलिए बहुप्रचलित होने की वजह से भाषा में इतना काम में ले लिया गया इसे, हम इसे शुद्ध मान चुके, परंतु ये शुद्ध नहीं है। ये ध्यान रखना, चमत्कारिक शुद्ध है। इसी तरीके से देखिए, सबसे ज्यादा बहुत लार्ज स्केल पर जिस शब्द में गलती है वो इस शब्द, संवैधानिक प्रावधान होते हैं, संवैधानिक नियम कानून, ऐसा आपने पढ़ा ही होगा। संवैधानिक, ये संवैधानिक स्थिति है, कानून की बात है, ये शब्द अशुद्ध है। संवैधानिक शब्द नहीं होना चाहिए। सही सही शब्द है, देखिए इधर आओ, सही शब्द है संविधान। और संविधान में प्रत्यय क्या लग रहा है, एक प्रत्यय लगता है। तो प्रारंभ में कौन, तो ये बन जाता है सांविधानिक। क्या बनता है, सांविधानिक। लेकिन हम कभी सांविधानिक नहीं बोलते, हम बोल देते हैं संवैधानिक, तो जो अशुद्ध है। इसी तरीके से और बात करते हैं। देखिए, इस लड़के को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, इसको एक व्यवहारिक नॉलेज नहीं है, ये बोलते हैं व्यवहारिक नहीं होता। क्या बनता है, व्यावहारिक। क्यों बनेगा, क्योंकि मूल शब्द है व्यवहार। क्या शब्द है, व्यवहार। व्यवहार में प्रत्यय कौन लग रहा है, एक। तो प्रारंभ में आ में बदलेगा, ये बनेगा व्यावहारिक। इसी तरह व्यापार में एक लगेगा तो व्यापारिक। तो जो ध्वनि है वो अ है तो आ में बदल जाएगा, आ है तो आ ही में ही रहेगा। ऐसे खूब सारे उदाहरण हम आगे और लेकर के चलेंगे। ये ध्यान रखना, एक प्रत्यय में, जैसे ये देखिए, ये शब्द आपको खूब मिलेगा, सॉरी, राजनीतिक, ये तो खूब लिखा हुआ मिलेगा, परंतु ये भी अशुद्ध है। राजनीतिक तो कोई शब्द ही नहीं होता, लेकिन राजनीतिक तो कोई शब्द होता भी नहीं है। सही शब्द है राजनीतिक। राजनीतिक क्यों है, देखो इधर, ये मूल शब्द है राजनीति। अब प्रत्यय क्या लगेगा, एक। तो प्रारंभ में कौन है, आ, तो आ ही रहेगा, और ये बनता है राजनीतिक। अब गलती क्या की है वो बता रहा हूं। गलती ये की हमने कि हमने पहले से ही नैतिक लिया है। नैतिक तो बनता नियम के अनुसार बन रहा है। तो अब अपने काका जी का राज चलता है तो आगे राज ठोक दो भैया, राजनीतिक शब्द बना दिया। ऐसे नहीं बनता, राजनीतिक शब्द नहीं बनता, राजनीति में एक लगने से बनता है राजनीतिक। लेकिन हम इस शब्द को इतना लिखते हैं तो परीक्षा में ये शुद्ध मान करके आ जाएंगे तो गलती कर लेंगे, तो ये अशुद्ध है। इसी तरह ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। इसका मतलब प्रत्यय से हमारी शब्द शुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये एक प्रत्यय कह रहा है, कौन सा प्रत्यय कह रहा है, एक प्रत्यय। अब एक प्रत्यय तो किसी भी शब्द में लगता है, इस प्रकार का परिवर्तन करता है। इसी के मिलता जुलता एक और प्रत्यय, उस पर हम बात करेंगे अभी। उससे मिलता जुलता प्रत्यय कौन है, यह। बस आज इन दोनों पर ही बात करूंगा, फिर उसके बाद आपको लिखना ही है। एक प्रत्यय लगता है, वो किसी भी शब्द में इस प्रकार के नियमों के अनुसार वो शब्द बनाएगा। लेकिन यह प्रत्यय जब लगता है तब मामला थोड़ा अलग है। कैसे, देखिए, सेम नियम है कि यह प्रत्यय जब भी लगेगा
वही चारों प्रकार के परिवर्तन यहां पर भी अपेक्षित। अगर प्रारंभिक स्वर अ है या प्रारंभिक स्वर आ है तो किस में बदलेंगे? आ में। प्रारंभिक स्वर अगर ई है या बड़ी ई है या ए है, किस में बदलेंगे? आई में। और प्रारंभिक स्वर अगर ऊ है या बड़ा ऊ है या फिर कौन है? ओ है, तो किस में बदलेगा? आओ में। और अगर री है तो किस में बदलेगा? आर में। ठीक है। परंतु ये प्रत्यय सिर्फ भाववाचक शब्दों में प्रयुक्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाववाचक शब्द कौन कौन से हैं ये भी हमें पता पड़ जाएगा। हर एक में ये प्रत्यय लागू नहीं होता। भाववाचक शब्द जब बनता है तब ये काम में लिया जाता है और यहां से शब्द शुद्धि के कुछ शब्द हमारे क्लियर हो जाएंगे, उस पर भी मैं बात करूंगा। उदाहरण देकर के मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले ये एक शब्द है मधुर। क्या शब्द है? मधुर। प्रत्यय क्या लगेगा? य। प्रारंभिक स्वर में वृद्धि होगी, अ बनेगा आ में, और ये हो गया माधु। और ये र आधा हो जाएगा क्योंकि एक प्रत्यय में भी आधा था। अब आधा हो गया तो आधा कहां जाएगा? य के ऊपर, और ये आ जाएगा माधुरी। माधुरी का मीनिंग है मधुर होने का भाव, जिसको हम बोलते हैं मधुरता। ठीक है। मधुर में यह प्रत्यय लगा, क्या बना? माधुरी। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ये शब्द है ललित। क्या शब्द है? ललित। और प्रत्यय क्या लगेगा? य। तो अ है, आ में बदलेगा और ये बनेगा लालित्य। लालित्य। ललित सुंदर को कहते हैं और सुंदर होने का भाव लालित्य, ये शब्दों का लालित्य है ना, बोलने की कला। आ में बदल गया। ठीक है। इसी तरह ई ए किस में बदलेगा? आई में। जैसे देखिए, ए का उदाहरण आ गया दिमाग में, पहले वही ले लेता हूं। यह है सेना और प्रत्यय क्या लगा? य। अब आप देखिए प्रारंभिक वर्ण कौन है? स। मात्रा बोलो, स्वर कौन है? ए। ए किस में बदलता? आई में। तो ये आई में बदलेगा तो ये बनेगा से। और ये न आधा हो जाएगा तो ये न आ का तो लोप हो जाएगा ना, और बचा कौन? य। क्या बन गया? सैन्य। इसी तरीके से देखिए ये है दीन। दीन का अर्थ होता है गरीब, गरीब को कहते हैं। प्रत्यय क्या लगा? य। ई बदलेगा आई में और ये बनेगा दैन्य। क्या बनेगा? दैन्य। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं वृद्धि संधि में। याद करिए, वृद्धि संधि में मैंने एक आपको शब्द पढ़ाया था, मत धन ऐक्य। मतैक्य पढ़ा था ना। मैंने कहा कि ऐक्य शब्द किससे मिलके बना है? ऐक्य शब्द बना है एक में य प्रत्यय लगने से। ए किस में बदलेगा? आई में। और ये बन जाएगा ऐक्य, यानी एक होने का भाव। इसी प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। तो ऐश्वर्य शब्द में मैंने आपको कहा था, ये मैं आपको प्रत्यय में पढ़ाऊंगा। तो इसमें मूल जो ध्वनि है वो है ईश्वर। कौन है? ईश्वर। प्रत्यय क्या लगेगा? य। ई बदलेगा आय में और ये बन जाएगा ऐश्वर्य, अर्थात ईश्वर के समान, ईश्वर तुल्य। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो ई बदलेगा आई में। इसी तरीका प्रकार से देखिए ऊ किस में बदलेगा? आओ में। जैसे देखिए ये एक शब्द है उचित। प्रत्यय क्या लगा? य। ऊ बदलेगा आओ में और क्या बनेगा? औचित्य। क्या बन जाएगा? औचित्य। इसी तरीके से देखिए ये एक शब्द है सुंदर। क्या शब्द है? सुंदर। प्रत्यय क्या लगेगा? य। ऊ बदलेगा औ में और क्या बनेगा? सौंदर्य, यानी सुंदर होने का भाव। बात समझ में आ गई। इसी तरह री किस में बदलेगा? आर में। जैसे देखिए ये है पृथक। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग होना। ठीक है, अलग करना। यह तो री बदलेगा आर में तो ये बनेगा पार्थक्य। पार्थक्य का मीनिंग होता है अलग करना, अलग हो जाना, अलग होने का भाव। अब यहां गलती क्या होगी वो बता रहा हूं। गलती ये होगी, शब्द कैसे दिए जाएंगे देखिए। ये एक शब्द है सौंदर्यता। क्या एक शब्द है ये? सौंदर्यता। इसी तरीके से एक शब्द है माधुर्यता। क्या शब्द है? माधुर्यता। इसी तरीके से लावण्यता।
ये जो शब्द है, ये तीनों के तीनों शब्द अशुद्ध है, तीनों शब्द अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि हमें प्रत्यय का नॉलेज नहीं है। अब वो क्या है इसके अंदर देखिए, यह प्रत्यय जब भी लगता है या ता प्रत्यय जब भी लगता है, ये दोनों भाववाचक प्रत्यय है, और दो भाववाचक प्रत्यय कभी एक साथ प्रयुक्त नहीं होते, दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए एक ही का ही प्रयोग करना चाहिए। हम चलिए वापस बैक चलते हैं। आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, सुंदर में यह प्रत्यय लगेगा, क्या बनेगा? इस सौंदर्य का मीनिंग है सुंदर होने का भाव। बात समझ में आ गई? और इसी सुंदर में हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? सुंदरता। क्या बनेगा? तो या तो हमें सुंदरता कहना चाहिए या हमें सौंदर्य कहना चाहिए, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन हम सौंदर्यता कह रहे हैं, ये अशुद्ध। बात समझ में आ गई होगी। तो या तो सौंदर्य कहिए या सुंदरता कहिए, लेकिन सौंदर्यता अशुद्ध। इसी तरीके से मधुर में हम कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं? यह, तो क्या बन रहा है? माधुर्य। और मधुर में ता प्रत्यय लगाओगे तो मधुरता हो जाएगा। या तो कहिए माधुर्य या तो कहिए मधुरता, लेकिन माधुर्यता कहना अशुद्ध है। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? या तो कहिए लावण्य, ये शुद्ध है, या फिर कहिए लवणता, क्योंकि लवण मूल शब्द है और यह आ जाएगा लवणता। लेकिन लावण्यता में य और ता, अर्थात ये भी आपको लिखाऊंगा नोट में जब आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे कि यह प्रत्यय और ता प्रत्यय भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, और दोनों ही प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग करना अनुचित है, शास्त्र विरुद्ध है, व्याकरण सम्मत नहीं है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर है? यह प्रत्यय कब बना काम में आ जाता है? जब भाववाचक शब्दों का निर्माण करते तब ये नियम लागू होता है, बाकी नहीं होता। एक तो ये बात हमें ध्यान रखनी, ज्यादातर इसका प्रयोग कहां मिलेगा? भाववाचक स्थिति में हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन आपके एक प्रत्यय का प्रयोग तो हम किसी भी शब्द में कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने सिर्फ इन प्रत्यय की पहचान की है कि इन प्रत्यय में से दो प्रत्यय ऐसे हैं जिनको हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि यहां से प्रश्न खूब सारे बनते हैं। एक प्रत्यय कौन सा? एक प्रत्यय। दूसरा कौन सा? यह प्रत्यय। क्लियर हो गया? एक प्रत्यय लगता है तो प्रारंभिक स्वर में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर हो गया? चलिए, बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा, अब आप इसको लिख लीजिए। वहीं डायरेक्ट एक प्रत्यय, कोई कुछ नहीं लिखना, जैसा मैंने लिख रखा है वैसा ही आपको लिखना है। ओमवीर गुर्जर जी, आपने सवाल किया है, सर सेना में आ भी आ रहा है, ई जोड़ने पर वो गायब क्यों हुआ? बिल्कुल, देखो मैंने जब शुरुआत की थी तब मैंने कहा था एक प्रत्यय और यह प्रत्यय का स्वभाव एक जैसा है, अर्थात ये प्रत्यय जब लगते हैं तो अंतिम स्वर स्वतः ही गायब हो जाता है, विलोपित हो जाता है, क्योंकि हम मुख सुख के कारण, देखो व्याकरण पहले नहीं बनी है, शब्द पहले बन चुके हैं, हमारे पूर्वजों ने ये शब्द बोल दिए, सामाजिक, मासिक, दैनिक, नैतिक, तो हमने इनको नियमों में पिरोने की कोशिश की है। कुछ शब्द नियमों में बिल्कुल यथास्थान जैसे हैं वैसे के वैसे प्रयुक्त हो गए। जैसे सेना में इक लगा तो सैनिक बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। अब सेना से सैनिक बना तो हम इसको आ को क्या करेंगे? आ को काल्पनिक रूप से गायब भी मानेंगे तभी सैनिक बन सकता है, नहीं तो फिर प्रत्यय संधि का नियम लागू हो जाएगा, आ और ई मिल करके ए बना देंगे, है ना? इसलिए वो सैनिक न बने, इसलिए वो सैनिक बना। एक प्रत्यय और यह प्रत्यय, बस दो प्रत्यय आपको लिखने। ओके, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में कल।